अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिफा यूसुफजई और पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से बनाई थी और मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कहाँ से शुरू हुई थी, क्या ग्लोरियस हमारा पास था, किस हद तक प्राइड हमने महसूस की जब वो नेशनल कैरियर हमारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था और फिर आज हम उसको कहाँ ले आए हैं। इसमें मेरी, आपकी, हम सब की गलती है। हम गवर्नमेंट्स को तो बहुत ब्लेम करते हैं, लेकिन हम भी बतौर पैसेंजर जहाज़ों के साथ क्या करते हैं, हम कितना ख्याल रखते हैं जब हम कतर में बैठते हैं और हम कितना ख्याल रखते हैं सीटों का जब हम पीआईए में बैठते हैं, ये हम सारे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। खैर, वो एक अलग डिबेट है कि हम क्या करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक चीज़ जिस पर मैं आज बात करने वाली हूँ वो ये है कि यासा की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट को लोग डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट की हैंडलिंग और गुलाम सरवर खान साहब की फ्लोर ऑफ द हाउस जो स्टेटमेंट थी कि 40% लोग हमारे जो हैं वो पायलट्स, उनके पास डूबियस लाइसेंसेज हैं, फेक लाइसेंसेज हैं या सस्पिशियस लाइसेंसेज हैं। तो अब मैं आपको इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करूंगी कि क्या वाकई ही ये जो सारा मामला हुआ ये गुलाम सरवर खान साहब की एक स्टेटमेंट की वजह से हुआ जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी, या इट वाज कमिंग टुवर्ड्स अस एंड हमने उसको फोर्स ही नहीं किया। तो गुलाम सरवर और नो गुलाम सरवर, इसने आना था हमारी तरफ या नहीं आना था, ये फैसला होना था वहां पर कि हमारी 6 महीने के लिए फ्लाइट सस्पेंड की जाएं यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम में। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसके पीछे एक्चुअली हुआ क्या और रीजंस क्या थे। वॉज इट गुलाम सरवर खान साहब या वॉज देयर समथिंग एल्स? एविएशन इंडस्ट्री ऑपरेट किस तरह से करती है? एविएशन इंडस्ट्री ऑपरेट करने का तरीका ये है कि अगर पाकिस्तान से कोई भी जहाज़ यूरोप के किसी भी विसिनिटी में, किसी भी एयरपोर्ट में दाखिल हो रहा है, एयर स्पेस में दाखिल हो रहा है, तो उसके लिए उनके पास एक चीज़ का राइट है और वो ये है कि वो कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के या किसी भी दुनिया के जहाज़ की सरप्राइज इंस्पेक्शंस करते हैं और ये होता है, ये रूटीन है, ये वहाँ पर वो लोग करते हैं। पीआईए के भी मुख्तलिफ जहाज़ों की ऑन एंड ऑफ इंस्पेक्शंस होती रहती हैं, सरप्राइज इंस्पेक्शंस होती रहती हैं, जिसमें कि वो जो अथॉरिटीज़ हैं इंस्पेक्शन करने वाली, वो ये देखती हैं कि एयरक्राफ्ट की क्या सूरत हाल है, इज़ इट मेंटेन्ड एनफ, उसका कितना ख्याल रखा जा रहा है, उसकी पैसेंजर सेफ्टी का कितना अमल दखल है और पैसेंजर सेफ्टी को कितना यकीनी बनाया जा रहा है। फिर कॉकपिट के अंदर के जो मामलात हैं वो भी वो लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स उस जहाज़ के, उस फ्लाइट के इंस्पेक्ट किए जाते हैं और उसकी बुनियाद पर यह बताया जाता है कि क्या ये जो एयरलाइन है जो ऑपरेट कर रही है, मिसाल के तौर पे इस केस में पीआईए है, क्या इज़ इट सेफ इनफ टू ट्रैवल विद। तो ये बात है जो हुआ। अब मुख्तलिफ इंस्पेक्शंस हुई होंगी जो कि 2016 में ये बात पीछे जाती है। 2016 में यासा का एक और जो है फैसला आया था जिसमें कि इसी तरह की एक और रिपोर्ट है जो सामने आई थी जिसमें कि उन्होंने 6 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की थी जो हमारे एयरक्राफ्ट में या हमारी फ्लाइंग ऑपरेशंस के हवाले से थी। वो क्या थी? 6 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स तो जो थे उनको हमने रेक्टिफाई कर लिया, उनको हमने इम्प्रोवाइज कर लिया और हमने उन अथॉरिटीज़ को सेटिस्फाई कर लिया कि भाई देखो हमने इस पर काम किया है, हमारे ऑपरेशंस को इंटरप्ट मत करो। इसके अलावा जो छठा पॉइंट था जो कि एसएमएस के हवाले से था, सेफ्टी के हवाले से था, एसएमएस यानी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। और ये बातें मुझे कैसे पता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी डिटेल कैसे इसको इन्वेस्टिगेशन इसने की हुई है इस मामले की। मैंने मुख्तलिफ एविएशन एक्सपर्ट से बात की है, मैंने मुख्तलिफ एविएटर से बात की है, मैंने मुख्तलिफ इस पे लिटरेचर वगैरह जितना अवेलेबल था इंटरनेट पे, मोस्टली मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और ये मैंने मुख्तलिफ जो कैरियर्स हैं दुनिया के उनके बारे में भी पढ़ा है कि उनके किस किस्म के केसेस सामने आते रहे हैं, उनके हवाले से लोगों ने क्या कंप्लेंट्स की हैं। लेकिन ये वीडियो खास तौर पे सिर्फ पीआईए और पीआईए के हवाले से है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है मैं उन पर भी कोई वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि बाहर के ममालिक में जो एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं वो कैसे करती हैं और उनके हवाले से लोगों की क्या कंप्लेंट्स होती हैं और अथॉरिटीज़ की क्या कंप्लेंट्स होती हैं। खैर, तो जो छठा पॉइंट था वो सेफ्टी मैनेजमेंट के हवाले से था, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। अब सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर इंश्योर करता है कि एयरक्राफ्ट, पैसेंजर, पायलट्स, ये सब चीज़ें सेफ हैं, सिक्योर हैं वाइल द फ्लाइट इज़ टेकिंग ऑफ एंड वाइल इट्स लैंडिंग। और वो जो जब पर हवा में भी होती है मुअल्लक तो भी सब कुछ मामला जो हैं वो सेफ हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम करता क्या है? सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत थॉरो होता है और बड़ा ही डिटेल्ड होता है। वो पायलट की किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को या किसी भी किस्म के गलत फैसले को रोक सकता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और अगर पायलट कोई गलती करे तो वो ये भी मेक श्योर करता है कि पायलट आइंदा आने वाली फ्लाइट्स में, आइंदा आने वाले वक्तों में वो गलती रिपीट ना करे। तो वो बेसिकली सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से का मतलब ही ये है कि वो सेफ्टी को इंश्योर करता है और जो कि वाइटल चीज़ है। जब आप जहाज़ में उड़ रहे होते हैं आपको सबको अपनी सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ख्याल होता है। इस चीज़ पर पाकिस्तान ने काम नहीं किया और ये चीज़ें 6 चीज़ें आइडेंटिफाई की थी 2016 में। ये अब गुलाम सरवर साहब के बाद आइडेंटिफाई नहीं हुई। पाकिस्तान को एक्सटेंशन दी गई थी
अभी कुछ अरसे पहले तक, 17 जून तक गालिबन। और 17 जून से पहले बैड लक क्या हुई हमारी कि 17 जून से पहले ही, ईद से पहले, हो गया PIA का प्लेन क्रैश। 8303 जो फ्लाइट थी वो क्रैश हो गई। उसके क्रैश होने से मज़ीद लोगों में तशवीश फैल गई, और जो अथॉरिटीज़ थी यासा, उन्होंने भी ये देखा कि भाई एक प्लेन क्रैश हो गया है, उसमें इतने मुसाफिर जान से चले गए हैं। जो बचे हैं उन्होंने क्या बताया है कि पायलट ने एक मरतबा जहाज़ को ज़मीन पे लगाया, उसने अपने इंजन्स के ऊपर जो है वो लैंडिंग की, और फिर उसने नीचे से दोबारा उसको उड़ाकर ऊपर ले गया, जो कि बड़ा गलत डिसीजन था। और शायद जितने भी ज़ीशऊर लोग हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब इस चीज़ से एग्री करते हैं कि अगर एक मरतबा आप हवा से ज़मीन पर लग गए हैं, आप आ गए हैं, तो फिर आपको उड़ाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने एक मरतबा सेफली लैंड कर लिया था। अब चाहे उसके इंजन तबाह होते, उसमें आग लगती, जो भी होता, शायद जाने मज़ीद बच सकती थी। तो ये खैर, लेकिन ये तज्जिया करना भी बड़ा आसान है यहाँ पर बैठकर। इट इज़ ईजियर सेड देन डन। जो शख्स वहाँ पर होगा और जिसने उसको उड़ाया, या जो उस वक्त कॉकपिट में कैप्टन था, पायलट हमारा, उस पर बेस करता है कि उसने क्या सोचा और उसने दोबारा उसको उड़ाया, क्या डिसीजन था उनका। खैर एनीवे, तो ये क्रैश हो गया। तो 2000, अब आप इवेंट्स को देखें, 2016 में हमें ये रिपोर्ट दी गई कि 6 आपके फ्लॉज हैं और उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, जिसमें से हमने 5 को करेक्ट कर दिया और 6ठा हमसे रह गया, और हमने 6ठे पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ये प्लेन क्रैश हो गया, और प्लेन क्रैश के बाद गुलाम सरवर साहब की ये स्टेटमेंट आ गई कि हमारे पास तो जो पायलट्स हैं उसमें 40% लोग जो हैं पायलट्स हमारे, उनके पास डूबियस लाइसेंसेज हैं, या फेक लाइसेंसेज हैं, या सस्पिशियस लाइसेंसेज हैं। अब वो एक अलग डिबेट है कि लाइसेंसेज क्या हैं एक्चुअली, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। इस मामले में सिविल एविएशन अथॉरिटी का भी बड़ा अहम किरदार था कि जब उनको पता था कि यासा ने 2016 में ये 6 फ्लॉज आइडेंटिफाई किए हैं, ये 6 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं कि जिन पर हमें काम करना था, तो उनमें से इस 6ठे सबसे वाइटल पॉइंट पर काम क्यों नहीं हुआ? उन्होंने क्यों नहीं हमारे पायलट्स को रेगुलेट किया? उन्होंने क्यों नहीं हमारे प्रोसीजरल एरर्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश की? क्यों नहीं सिविल एविएशन अथॉरिटी के अभी तक 2 साल में गवर्नमेंट के आने के बाद DG लग सके? ये एक और बड़ा सवाल है कि जो जवाब का तलबगार है यकीनन। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ हुई। अब मैं क्यों कहती हूँ कि गुलाम सरवर खान साहब की स्टेटमेंट से पहले ही हमारी तरफ ये फैसला यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम का आ रहा था। उसकी वजह ये है कि जब 2016 से वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, वो हैमर कर रहे हैं कि भाई आपने ये काम करना है और आप नहीं कर रहे, तो एक चीज़ तो ये है कि उन्होंने हमारी सुस्ती देख ली। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब क्रैश हुआ, क्रैश की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंटरनेशनल लोग आए, बाहर की अथॉरिटीज़ से लोग आए, उन्होंने इस प्लेन क्रैश को इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कि गलती कहाँ थी, फ्लॉ कहाँ था। क्या वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का प्रॉब्लम था, जो कि जिसने अपने आप को असर्ट नहीं किया पायलट के ऊपर, और पायलट को वो ये नहीं समझा सका कि भाई तुम एक मरतबा ज़मीन पे आ गए हो तो आप दोबारा मत उड़ो? या वो पायलट की गलती थी, या को पायलट जो साथ थे उनकी गलती थी? क्या था मामला? ये बात जो है ये देखने की ज़रूरत है। लेकिन जो फ्रांस से लोग आए हुए थे, जाहिर है एयरबस फ्रांस का प्रोडक्ट है। एयरबस दुनिया जो है वो फ्रांस से ख़रीदती है। अब एयरबस की क्वालिटी, एयरबस के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एयरबस का क्वालिटी कंट्रोल एज अ प्रोडक्ट, उसकी मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप माइंड में रखें तो देयर वाज नो वे कि वो कंपनी अपने लोगों को यहाँ ना भेजती अपने प्रोडक्ट को सेव गार्ड करने के लिए, या उसकी साख को मुतासिर होने से बचाने के लिए, क्योंकि दुनिया उनसे वो प्रोडक्ट खरीदती है। तो जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और उनको इन सारे मामलात का भी पता चला कि भाई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तो 2018 दिसंबर में भी लोगों को सस्पेंड किया था, ग्राउंड किया था, फिर जनवरी 2019 में भी PIA ने बहुत सारा स्टाफ अपना, पायलट्स जो है वो ग्राउंड किए थे, कई पायलट्स। तो उन्होंने जब ये मामला देखा कि भाई यहाँ पर तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, SMS का ये हाल है, यानी कि जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम था वो भी इन्होंने अभी तक इम्प्रोवाइज़ नहीं किया हुआ, तो फिर उन्होंने, जाहिर है आपका क्या ख्याल है, वो जब वापस गए होंगे इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करके, तो क्या उन्होंने जाकर वहाँ अपनी अथॉरिटीज़ को नहीं बताया होगा कि पाकिस्तान में क्या मामलात कैसे चल रहे हैं? दे वर दी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी ऑफ द प्लेन क्रैश है, तो उन्होंने सब कुछ जाकर वहाँ बताया होगा और उन्होंने वो सारी डिटेल्स वहाँ पर दी होंगी। तो गुलाम सरवर और नो गुलाम सरवर, दिस वॉज कमिंग, हमने इसको फोर्स ही नहीं किया। और हमारी गवर्नमेंट का फ्लॉ जो है वो ये है कि 2 सालों में उन्होंने DG नहीं लगाया सिविल एविएशन अथॉरिटी का। वो क्यों नहीं लगाया? उनको बंदा नहीं मिला। खैर उस चीज़ में भी बहुत सारे मामलात में बड़े डिलेज हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने क्या किया, इस सारे मामले को देखकर उन्होंने एक्सप्लॉइट किया अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ PIA को, PIA के पायलट्स को, PIA के अमले को, PIA के स्टाफ को। लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो बड़े कन्वीनियंटली और बड़े आराम से अपनी नौकरियां बचाने के लिए PIA पर डाल दी, वो ये थी कि हमने रेगुलेट नहीं किया ना भाई। मीडिया अगर कोई इररिस्पॉन्सिबल खबर चला दे और पेमरा उस पर कोई एक्शन ना ले तो गलती किसकी हुई? पेमरा की हुई,
जो कि रेगुलेटर है, जिसने कि मीडिया हाउसेस को बताया नहीं कि भाई तुमने ये क्या खबर चलाई, या मीडिया हाउस की हुई। देयर इज अ रेगुलेटर फॉर एवरीथिंग फॉर सम रीजन, मतलब देयर इज अ रेगुलेटर फॉर अ रीजन। ये नहीं हो सकता कि आप रेगुलेटर के तौर पर बैठे हुए हैं, तनख्वाहें आप ले रहे हैं, मराता आप ले रहे हैं, लेकिन आप रेगुलेट नहीं कर रहे। तो बहुत सी जगहों पर ये फ्लॉज भी थे, और पीआईए में भी मैं ये डिनाई नहीं कर रही कि पीआईए बहुत आला आरफा किस्म की एयरलाइन है, लेकिन इतनी शायद बुरी भी नहीं थी जितनी वो बन गई इस क्रैश के बाद और गुलाम सरवर साहब की स्टेटमेंट के बाद। और जाहिर है पायलट्स पर लोगों ने बड़ा सवाल उठाना शुरू कर दिया। हमारे जो पायलट्स हैं, कुछ बहुत काबिल लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे क्वालिफाइड पायलट्स भी हमारे जहाज़ों में हैं, और बाहर की भी जो एयरलाइंस हैं उनमें भी पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं वो भी बड़े वेल रिस्पेक्टेड हैं। सारे के सारे पायलट्स नहीं हो सकते, चंद भेड़ें ज़रूर होंगी और हैं, लेकिन सब नहीं हो सकते। तो मुद्दा सारा ये था कि रेगुलेटर ने बड़े आराम से, बड़े कन्वीनियंटली अपनी नौकरियों को बचाने के लिए सारा मुद्दा पीआईए पर डाल दिया, क्योंकि पीआईए तो पहले ही बदनाम थी, तो उन्होंने कहा थोड़ी सी और बदनाम कर दो। लेकिन जो पॉइंट लोग मिस कर गए वो ये मिस कर गए कि रेगुलेटर ने अपना काम नहीं किया, रेगुलेटर ने रेगुलेट नहीं किया। और गुलाम सरवर होते या ना होते, फ्रेंच अथॉरिटीज़ के पास ये इन्फॉर्मेशन सारी पहले पहुंच चुकी थी, क्योंकि उन्हीं के लोग आकर इस क्रैश को इन्वेस्टिगेट कर गए थे। तो हमारे खबर होने से पहले ही उनको खबर हो चुकी थी। हमें ये बात पता नहीं थी, लेकिन बाद में उनको पता चल गया। और तीसरा इसमें एक एंगल ये भी है कि जब लोग ये कहते हैं कि हमारी फ्लाइट्स को, यहाँ पर एक चीज़ जो ज्यादती हुई है हमारे साथ वो ये हुई है कि व्हेन योर एक तरह से आप ये दिखा रहे हैं, यूर डेमोस्ट्रेटिंग योर सेल्फ टू बी मॉरली करेक्ट, तो आप उसके बाद हमारी फ्लाइट्स बंद कर रहे हैं, और वो भी 6 महीने के लिए। 6 महीने तो बहुत लंबा टाइम है। गवर्नमेंट को इस हवाले से अपील में जाना चाहिए, गवर्नमेंट अपील करे कि ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है, और 3 दिन के लिए जो ये फ्लाइट्स खुली हैं इनको रिज्यूम्ड रहना चाहिए, और हमें एक और डेडलाइन दें, और उसके बाद हम उस दौरान हम एसएमएस पर काम करेंगे। लेकिन ये मामला ज़्यादा एक्सप्लॉइट क्यों हो गया, क्यों हमारे बाहर के अखबारों ने और बाहर के मीडिया ने इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लॉइट किया, उसकी भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। और ये मुझे एक एविएटर ने ही बताया कि हम दुनिया में जब देखते हैं इदारों में कौन कौन लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी हाई पोस्ट्स पर कौन से लोग बैठे हैं। आप गूगल उठा के देखें, आप माइक्रोसॉफ्ट उठा के देखें, आप एप्पल उठा के देखें, आप मतलब बड़े बड़े गाड़ियों के जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके जायंट्स को उठा के देखें, हर तरफ हिंदुस्तान बैठा है, हर तरफ हिंदुस्तान के लोग हैं। उनको जहां मौका मिलेगा वो हमें एक्सप्लॉइट करेंगे, उनको जहां मौका मिलेगा वो हमें ख़राब करेंगे दुनिया के आगे भी। और तो इसमें ये चीज़ भी एक एस्पेक्ट है कि जिसको हमें देखना है कि भाई कितने लोग हैं जो यासा में बैठे हैं हिंदुस्तान के, और हमारी अथॉरिटीज़ अब क्या कर रही हैं, ये सवाल है जो कि अब उठाया जाना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है इस पर बथेरी डिबेट हो चुकी है कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ। होना तो ये था। बतौर पाकिस्तानी मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये बात करती हूँ कि पीआईए को बेचते हैं, पीआईए को प्राइवेटाइज करते हैं। बाकी किसी इदारे से मेरी इतनी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, लेकिन पीआईए से इसलिए है। एक तो ये कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनने से पहले पीआईए का ख्वाब देख लिया था। जिस तरह से पाकिस्तान का ख्वाब देखा उसी तरह पीआईए का भी ख्वाब देख लिया था कि हमारी एक नेशनल एयरलाइन होगी जो कि इंटरनेशनल होगी। उसके अलावा इमोशनल अटैचमेंट इसलिए भी है कि जब कोई और जहाज़ नहीं हुआ करते थे, पाकिस्तान आते थे, जब बहुत ज़्यादा हमारा उरूज का टाइम था, तो पीआईए वो वाहिद जहाज़ था, वो वाहिद एयरलाइन थी कि जिस पे पाकिस्तान का परचम बना हुआ होता था, और हम उसमें बड़ा प्राउडली बैठकर दूसरे ममालिक जाया करते थे, और लोग भी देखते थे कि पीआईए की फ़्लाइट आई है और ये पाकिस्तानी उतरे। तो वो हमारी पहचान थी। बिफोर वी कुड टेल एनीबडी एल्स कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, हमारी एयरलाइन बता देती थी कि हम पाकिस्तानी हैं। हमने भी उस एयरलाइन के साथ क्या किया, हमने बतौर पैसेंजर्स उन जहाज़ों के साथ क्या हशर नशर उनका करते हैं हम। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि अभी कुछ अर्सा पहले, गालिबन 2016 में 2016 में श्रीलंकन जहाज़ हमने लिए थे पीआईए के लिए, और ख़ास फ़्लाइट्स शुरू की थी जिनको कि प्रीमियर फ़्लाइट्स कहते थे। प्राइम फ़्लाइट्स थी या प्रीमियर फ़्लाइट्स थी, और वो जाती थी इस्लामाबाद से हीथ्रो, लंदन हीथ्रो जाती थी। और 14 अगस्त 2016 को उन फ़्लाइट्स का इफ्तिताह हुआ था। पहली फ़्लाइट लंदन से आनी थी उन श्रीलंकन जहाज़ों में, और वो हमने श्रीलंका से ख़रीदे थे। और जो फ़्लाइट पहली यहाँ पर पहुँची उस फ़्लाइट में मैं भी थी। उस फ्लाइट में जो हशर किया लोगों ने जहाज़ का, सीटों पे चढ़ रहे हैं, ऊपर खोलने के लिए जो जिसमें सामान रखा होता है उस सीटों पे खड़े हो रहे हैं जूतों के साथ, और वो जो आगे वो पॉकेट बनी होती है उसको खींच रहे हैं, और बच्चे पता नहीं, आप अंदाज़ा लगाएं हमने इस एयरलाइन के साथ, चलो गवर्नमेंट्स ने भी बहुत किया, भर्तियां की, लोगों को घुसाया, इसमें ज़रूरत नहीं थी, बहुत कुछ किया, लेकिन हमने, आपने, मैंने क्या किया इन जहाज़ों के साथ।
इसका जवाब आप बहुत बेहतर जानते हैं, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा खैर मुद्दा था, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं जज्बाती हो जाऊंगी। लेकिन पीआईए को अगर प्राइवेटाइज नहीं करना तो उसको एक रीवैम्पिंग की शदीद ज़रूरत है। और अब ये नागुज़ीर हो चुका है, अब इसके बगैर कोई चारा नहीं है, गुजारा नहीं है हमारा। बहुत बड़ी ये ग्लोबल एम्बेरसमेंट हो गई है। और यकीनन जब मैं ये कहती हूँ ग्लोबल एम्बेरसमेंट हो गई है, तो ये ग्लोबल एम्बेरसमेंट टाइम एंड अगेन हम फेस करते रहे हैं। कभी पायलट्स की वजह से, कभी क्रू की वजह से, कभी चरसों की स्मगलिंग की वजह से, कभी गोल्ड की स्मगलिंग की वजह से। लेकिन वो जो पॉलिटिकल और स्मगलिंग नेक्सस था वो हमेशा से प्रिवेल करता रहा है। उसकी वजह यह है कि इसको पॉलिटिकली करप्ट कर दिया गया इदारे को। और जो बात बार बार हमें सुनने को मिलती है कि इदारे तबाह कर दिए गए, इदारे तबाह कर दिए गए, तो जिसने भी किए, जैसे भी किए, सब ने ही किए। जिसको जैसे जैसे मौका मिला उसने वैसे वैसे इदारों को अपने ज़ाती अगराज और मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि पीआईए को रिवैम्प किया जाए। 3 दिन के लिए हमारी फ़्लाइट्स खुली हैं, अल्लाह करे कि ये मज़ीद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और लेकिन इंडिया ने भी बड़ा एक्सप्लॉइट किया इस सारे मामले को। और यासा में भी बहुत से इंडियंस मौजूद होंगे, आई एम श्योर। जिसने मुझे बताया उसने मुझे कहा कि वहाँ पर भी इंडियंस हैं, लेकिन इस चीज़ की मैंने खुद ज़ाती तौर पर तहकीकात नहीं की है कि वहाँ पर कितने इंडियंस मौजूद हैं। लेकिन आई एम श्योर होंगे, क्योंकि दुनिया में हर इदारे में इंडियंस मौजूद हैं, उनकी तो इजारादारी बनी हुई है। ये तो हमारी एक और नाकामी और एक और नाअहली है कि हम अपने नौजवानों को, हम अपने यूथ को उन पोस्ट पर नहीं बिठा सके अभी तक। और हमने उनको पैदा किया इसलिए कि वो बापों की कमाई खाते रहें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते रहें और कुछ ना करें, सिर्फ बैठकर अपने घरों में ड्राइंग रूम्स में कंप्लेंट्स करें। थैंक यू।